नमस्कार, ये वक्त हो गया है ये जानने का कि 10 बजे रात पूरे दिन में कौन कौन सी खबरें खास है। पहले एक ब्रेकिंग न्यूज है, उसका रुख कर लेते हैं। भोपाल से खबर है, एमपी कांग्रेस का महिलाओं को लेकर ऐलान है। एमपी कांग्रेस ने फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर पोस्ट किया है, कांग्रेस की सरकार बनने पर देंगे महिलाओं को 1500 रुपए। यह ऐलान किया है शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना के बाद ये उन्होंने ऐलान किया है। यानी एमपी कांग्रेस का महिलाओं को लेकर यह ऐलान है। एमपी कांग्रेस ने अपने फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर यह पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तो हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। हालांकि अभी लाडली बहना के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है कि 23 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1000 नहीं बल्कि उसमें 500 रुपए बढ़ा के 1500 रुपए देंगे। भोपाल से एक और बड़ी खबर है, 7 आतंकियों को फांसी की सजा। एनआईए कोर्ट ने 7 आतंकियों को सजा सुनाई है। एक आतंकी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट का मामला है। प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के हैं आतंकी। मोहम्मद फैजल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर को सजा हुई है। आतिफ को भी सजा हुई है और मोहम्मद दानिश और सैयद मीर हुसैन को भी सजा हुई है। आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी की मौत की सजा हुई है और मोहम्मद आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को आजीवन कारावास की सजा हुई है। 7 मार्च 2017 को यूपी एटीएस ने दर्ज किया था मामला। गिरफ्तार आतंकियों से हथियार और बारूद जब्त हुए थे। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट के मामले में यह सजा हुई है। 7 आतंकियों को फांसी की सजा दी गई है। सुधीर दंडोतिया। बिल्कुल कहना होगा कि 5 साल के बाद आखिरकार दोषियों को सजा मिली है और ऐसे पूरे जो बम ब्लास्ट था उनके जो पीड़ित थे उनको इंसाफ जो है लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने दिया है। पूरा मामला मार्च 2017 का था। उस समय इस पूरे केस में 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था और उसके बाद में 5 साल तक चली इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कोर्ट में 700 सबूत पेश किए गए थे, उसके बाद कोर्ट ने 7 लोगों में से कहना चाहिए कि 7 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। इन 7 लोगों में मोहम्मद फैजल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आसिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल, रॉकी, इन सभी लोगों को मृत्युदंड की सजा एनआईए कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। बल्कि एक और जो आरोपी मोहम्मद आतिफ ईरानी था, उनको इनका सहयोग करने के चलते आजीवन कारावास की सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। इन सभी के खिलाफ कोर्ट में आतंकी वारंट मौजूद थे। इसके बाद में कोर्ट ने इन सभी को इस पूरे मामले में दोषी पाया और एक बड़ा फैसला कहना होगा कि लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने दिया है, जहां पर उज्जैन भोपाल जो ट्रेन पैसेंजर जो ब्लास्ट मामला था तो उसमें एक बड़ी सजा देते हुए 7 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। राहुल, शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू हो रहा है। सरकार इस बार ई बजट पेश करने की तैयारी है। 24 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 6 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा, जिसके लिए अब तक 1730 प्रश्न लगाए जा चुके हैं। बजट सत्र के पहले विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने यह बताया कि 14 बैठकों वाली सत्र की शुरुआत 1 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। बजट पर 13 से 22 मार्च तक चर्चा होगी। विधानसभा ऐप की लॉन्चिंग कल की जाएगी, जिसके माध्यम से बजट की पूरी जानकारी आपको वहां मिलेगी। चरणदास महंत ने बताया कि इस सत्र में 57 ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं, यानी आए हैं। इस बार दर्शक दीर्घा खोली जाएगी। मध्य प्रदेश में भी खोली जा रही है। यहां भी बजट सत्र को लेकर भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा समय से पहले सत्र समाप्त कर चर्चा और मुद्दों से बचना चाहती है। भाजपा ने पीएम आवास, पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आरक्षण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। इसे लेकर कल भाजपा विधायक दल की बैठक भी होगी, जिसमें अलग अलग मुद्दों को अलग अलग माध्यमों से उठाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। कल एक एंड्रॉइड का एप्स हम लोग जारी कर रहे हैं और उसके माध्यम से जो बजट की पूरी कार्रवाई है उसमें हम उपलब्ध कराएंगे। सब बातों को उस ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे लगता है कि बजट सत्र के लिए पर्याप्त दिन है। छत्तीसगढ़ से 3 गुना बड़ा मध्य प्रदेश
वहाँ भी बजट सत्र 13 दिवसीय है, 13 सिटिंग का ही बजट सत्र है और छत्तीसगढ़ में भी 13 सिटिंग का बजट सत्र है। 1 मार्च से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और पूरा विपक्ष इस बजट सत्र में हम सरकार को हर मोर्चे पर घेरने का प्रयास करेंगे। विधानसभा को समय से पहले क्या होता है समाप्त कर देती है और लोगों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से ये बचना चाहती है। हमारे विधायक सक्षम हैं और हमारे सभी लोग अपनी बातों को और क्षेत्र की बातों को लगातार विधानसभा के माध्यम से बड़े मुखरता के साथ उठाते हैं। इधर एनआईए के इनपुट के बाद सक्रिय हुई इंदौर एटीएस ने एक संदिग्ध आतंकी के घर पर दबिश दी और फिर उसे हिरासत में ले लिया। संदिग्ध आतंकी सरफराज मेमन चीन और पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा है। यही नहीं, एजेंसियों को शक है कि वो आतंकी ट्रेनिंग भी देता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई में आतंक फैलाने का इरादा रखने वाले एक संदिग्ध आतंकी सरफराज को इंदौर एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। एनआईए के इनपुट पर इंदौर एटीएस ने चंदन नगर थाने इलाके की ग्रीन पार्क कॉलोनी में सरफराज मेमन के घर पर दबिश दी और माता पिता से पूछताछ करने के बाद सरफराज को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल खुफिया एजेंसी ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया था। आतंकियों की साजिश का पता लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने इसके लिए इंदौर पुलिस से मदद मांगी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। मुंबई एटीएस और एनआईए के अधिकारी भी अब इंदौर आएंगे और संदिग्ध आतंकी सरफराज को मुंबई ले जाकर पूछताछ की जाएगी। एनआईए का जो इनपुट मिला था उससे ये सरफराज को इंदौर की पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अपनी इस तरह से गतिविधि में संलग्न रहेगा तो उसको नहीं छोड़ेगी पुलिस तत्काल गंभीरता से जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी तक आएंगे उसके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि सरफराज पाकिस्तान, चीन और हांगकांग से ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा है। उसे चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज में महारत हासिल है, लेकिन वो महज 5वीं पास है। इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम को मुंबई पुलिस और एनआईए के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति इंदौर में अभी निवास कर रहा है। उस सूचना के आधार पर और आईडी कार्ड के पते के आधार पर उसे बुलाया गया है, उससे जानकारी ली जा रही है और अभी प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी साफ हो सकेगा कि सरफराज के मंसूबों के तार कहां-कहां तक जुड़े हैं। साल 2023 के फरवरी महीना भी यानी साल 2023 का फरवरी महीना खत्म हो गया है और मार्च की पहली तारीख से शुरू हो गया है। परीक्षाओं का सीजन है। 1 मार्च को बोर्ड की, कॉलेज की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। एग्जाम सीजन पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जरूर देखिए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो रही हैं। 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से 31 मार्च तक, जबकि 2 मार्च से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी जो 24 मार्च तक चलेंगी। इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में 3,30,000 छात्र और 10वीं बोर्ड परीक्षा में 3,40,000 छात्र शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर की वार्षिक परीक्षाएं भी 1 मार्च से शुरू हो रही हैं। 3 साल बाद परीक्षा ऑफलाइन मोड पर हो रही है, जिसमें 1,60,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उधर मध्य प्रदेश में भी माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं के पेपर्स 1 मार्च से शुरू हो रहे हैं। साथ ही प्रदेश में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षा को लेकर आदेश आ चुका है, जिसके मुताबिक इस साल सभी सरकारी, निजी, अनुदान प्राप्त और मदरसों में 5वीं 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर होंगी। ये परीक्षाएं 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेंगी। छत्तीसगढ़ में सैकड़ों लोगों के पैरों तले रौंदे गुलाब से अब गुलाल बन रहा है। ये गुलाल इस होली पर लोगों के माथे पर लगेगा। इसे लेकर गुलाल पर सियासी रंग चढ़ गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच बयानबाजी के साथ सियासी संग्राम शुरू हो गया है। स्वागत में सड़कों पर बिछी, पैरों तले रौंदी गई, अब माथे पर सजेगी। 6,000 किलो गुलाब की पंखुड़ियों को रायपुर की सड़कों पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के स्वागत में बिछाया गया। अब इन्हीं पंखुड़ियों से हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। होली नजदीक है, त्योहार में गुलाल देवी देवताओं को पहले अर्पित किया जाता है, फिर माथे पर लगाया जाता है। इस पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया और कांग्रेस को धर्म विरोधी करार दिया। कांग्रेस के नेताओं को
छत्तीसगढ़ आगमन के समय जिस प्रकार से गुलाब की पंखुड़ियों से सड़कों पर करोड़ों रुपए गुलाब बिछा करके उसका स्वागत किया, भूपेश बघेल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति को भी आप भी जानते हैं, क्या जिसको गुलाब को आपने पहले पांव से रौंद दिया हो, जिसको आपने पूरा गाड़ियों से रौंद दिया, उसका गुलाल बना करके देवी देवताओं को लगवाना ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? भूपेश जी तो क्या है, जरा आत्मचिंतन करें, मंथन करें और सनातनियों का अपमान करना बंद करें। बीजेपी के इस रवैये पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया, कहा कि भाजपाइयों को प्रियंका गांधी का भव्य स्वागत सहन नहीं हो पा रहा। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने इस विषय पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। छत्तीसगढ़ में हमारे गौठानों में फूलों से गुलाल बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। स्वरोजगार की दिशा में एक बड़ा कार्यक्रम है और किसी के स्वागत में माला पहनाए जाते हैं, उस फूल का भी गुलाल बनता है। क्या एक बार पहनाए हुए माला का गुलाल बनता है, उसमें राजेश मुणत जी ने कभी आपत्ति की? सवाल आपत्ति का नहीं है, सवाल आदरणीय प्रियंका जी के स्वागत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का है। वैसे सियासी वार पलटवार से इतर सवाल ये कि सैकड़ों लोगों के पैरों तले रौंदे गए गुलाब से गुलाल बनाना क्यों पड़ रहा है? जब जमीन पर गिरे फूलों को देवी देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता तो फिर पैरों तले रौंदे गए फूलों के गुलाल का इस्तेमाल क्या सही होगा? एक तरफ आस्था तो दूसरी तरफ सियासी तर्क वितर्क है। इसका फैसला जनता को यानी आपको करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। गुलाल ही नहीं, सियासी तर्क वितर्क तो हर मुद्दे पर होते ही है, लेकिन गुलाब के गुलाल बनने के पीछे जनता कौन सा रंग देखती है, जरा सुनिए आप भी। मेरे ख्याल से तो भाई गुलाल मतलब जो है वो ओरिजिनल जैसे बनता है वैसे बनना चाहिए। क्यों हम किसी के खूंदे हुए फूलों का यूज करें, चाहे वो कोई भी हो। गलत तो बिल्कुल है, क्योंकि जैसा कि और लोगों का भी कहना है कि वहाँ पे मतलब आपने गुलाल बिछा दिया, ठीक है, वो आपका पर्सनल वो है, लेकिन पब्लिक को भी ये चीज़ दिखती है। गुलाल बना रहे नहीं बना रहे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन पब्लिक के पैसे को इस तरह वेस्ट मत कीजिए। बस पब्लिक के पैसे को ऐसा वेस्ट करोगे, दिखता है, वो क्लियरली दिखता है। मेरे हिसाब से तो सही है कि उसका अच्छा उपयोग हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं और एनवायरनमेंट के लिए कोई सोच रहा है तो अच्छी बात है। अगर उसका गुलाल बनाया जा रहा है तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है। उन गुलाब की पंखुड़ियों से शायद वो गुलाल बनाना चाहते हैं, उनका वो उस ढंग से उपयोग कर रहे हैं, एक प्रोडक्टिविटी उसकी जनरेट कर रहे हैं। ये गुलाल का क्या यूज होगा भैया? कुछ यूज नहीं होने वाला है, सरकार का पैसा जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। अनेक नेताओं द्वारा रौंदा गया जिसको अब बोलते हैं कि गुलाल बना के बेचेंगे, इससे जनता को कोई फायदा नहीं है। अगर आप सच में राजनीति करना चाहते हो तो उस पैसे को किसी गरीब इंसान के भलाई में लगाओ। राजनीतिक में ऐसा दुरुपयोग पैसा का नहीं करना चाहिए। भारतीय परंपरा में हम आरती उतारते हैं और माला पहनाते हैं, बस ये अतिशय है और इसे कोई भी बुद्धिजीवी तो पसंद नहीं करेगा। बनाया गया तो उसको या तो आप खाद बनाइए, कुछ और चीज़ में यूज़ कर लीजिए, कलर बना लीजिए, वहाँ तक तो ठीक है, और उससे गुलाल बनाना ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है और मेरे ख्याल से कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। और 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। आगे देखिए लॉकअप अविनाश कर के साथ।